नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे खिलाड़ियों के साथ हो रहे खिलवाड़ की। जी हाँ, खिलाड़ियों से खिलवाड़, ये सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। इनमें न सिर्फ कई नामचीन खिलाड़ी शामिल हैं, बल्कि वो खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अपना नाम बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। कहते हैं जीत बड़ी खूबसूरत होती है और जब जीत नसीब होती है तो उस जीत का जश्न कितना लाजवाब हो सकता है। कोई रियो की रानी साक्षी मलिक से पूछे। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विजय गाथा लिखने वाली साक्षी मलिक पर चारों तरफ से धनवर्षा हो रही है। और तो और हरियाणा सरकार ने रोहतक की बेटी को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में कुश्ती डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है। यानी कि मेडल जीतने के बाद साक्षी मलिक की पांचों उंगलियां घी में हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अरसे से चर्चा में रहने वाली रेसलर बलाली बहनों ने सरकार पर अवार्ड राशि रोकने का आरोप लगाया। पहलवान बलाली बहनों ने मांगे अवार्ड के 50 लाख रुपए। सरकार पर इनाम राशि रोकने का लगाया आरोप। बीते 4 साल के दौरान जीती इनाम राशि नहीं दी गई। बबीता फोगाट ने कहा, अर्जुन अवार्ड की राशि भी राज्य सरकार ने नहीं दी। 2015 में खेल मंत्रालय ने दिया था अर्जुन अवार्ड। केंद्र सरकार की ओर से मिल गई है इनाम राशि। 2011 में मैंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की हमारी, उसके मेडल के पैसे में नहीं मिले। 2012 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा मेडल है, उसके पैसे नहीं मिले। 2013 में मैंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल लिया था, उसके पैसे नहीं मिले। तो 2011 से लेकर 16 तक हमें जो हमारी और जो 15 में अर्जुन अवार्ड मिला था उसकी भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी है। तो सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते। और कम से कम हमने 5-6 बार, एक साल में 5-6 बार हमने फार्म भर के दिए, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। आज फिर मेरे भाई खुद जाकर उनको फार्म भर के दे के आए हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमारी प्रोत्साहन जो अवार्ड राशि है कम से कम वो तो दें, मैच नहीं दे तो। अब आपको एक और होनहार खिलाड़ी का दर्द सुनाते हैं। खुद दंगल खेल के मैं दंगल खेलने जाती यूपी बिहार में, माँ दंगल खेलती और फिर आके घर से अपना गुजारा करते। पापा का किराए का मकान है, दुकान है, चाय की दुकान है हमारी। अपने पापा के साथ चाय बेचती हूँ। मुझे सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। और हम हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी में मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गई, बट वहाँ पे उन्होंने 43,000 रुपये मुझे खर्चा बता दिया। मैंने उनको वहाँ ये भी बताया कि मैं एक बीपीएल परिवार से हूँ, फिर भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। हरियाणा में खिलाड़ियों से खिलवाड़। वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी संतोष चाय बेचने पर मजबूर। स्टेट नेशनल प्रतियोगिताओं में 7 गोल्ड मेडल जीते। सोनीपत की रहने वाली है वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी संतोष। घुटने की चोट से परेशान है संतोष। सरकार से मांग रही है मदद। संतोष का आरोप, आज तक सरकार ने नहीं की मदद। संतोष के माता पिता ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्यों हर सरकार में खेल नीति बेकार नजर आती है। कब तक खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी? क्यों ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद ही सरकार की नींद खुलती है? कब तक हरियाणा का हुनर जंजीरों में जकड़ा रहेगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, कब तक हरियाणा का हुनर बेबसी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा, बेहद अहम सवाल है, क्योंकि हम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल की उम्मीद पालते हैं उनसे, और ये कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जनाब, जरा हकीकत से पर्दा तो उठने दीजिए। हकीकत को आप अपने चश्मे से देखिए तो सही कि जिन खिलाड़ियों से आप मेडल की उम्मीद करते हैं, असल में आप उनको क्या दे पाते हैं। जिनसे आप कुछ लेने की उम्मीद करते हैं, आप उनको क्या दे पाते हैं, क्या उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मिल पाती है। बहुत सारे अहम सवाल है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान, खेल विशेषज्ञ अश्विनी सूद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमने इस मसले को कल भी उठाया था, आप भी कल चर्चा में शामिल थे और आपने कहा था कि हम इस मसले को छोड़ना हमें नहीं चाहिए। हम नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि एक और कड़ी जुड़ गई है। बलाली बहनें, जो आपने बलाली बहनें देखा किस तरीके से, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, ये एक जाना माना नाम है कुश्ती में। कहीं पर जो खिलाड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं नाम बनाने की, उनके साथ भी वही उपेक्षा का भाव, और जो खिलाड़ी पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ भी एक जैसा रवैया। हम कैसे मान लें कि सरकार की नई खेल नीति खिलाड़ियों के लिए है? रेणु जी, मैं हर बार आपके चैनल के माध्यम से एक की दो चीज जरूर कहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि एक खिलाड़ी ही खिलाड़ी के दर्द को जानता है। बिल्कुल। हमारे किसी भी स्पोर्ट्स में ये ले लीजिए कि जब तक उस जो सिलेक्शन कमेटी है या जो उसके मेंबर हैं, उनमें आप किसी भी, मैं ये हॉकी, फुटबॉल या कुश्ती या कोई और गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इवेंट ले लीजिए, कोई भी गेम ले लीजिए, उसमें जो ओहदेदार हैं, जो ऊपर सीटों पे बैठे हैं, उनको गेम से, खिलाड़ियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाते हैं या अपना काम चलाने के लिए अपने ही आदमियों को आगे लेके आते हैं। ये बहुत विडंबना है। अब ये देखिए, हमने कल चर्चा की थी संतोष की, उसका दर्द, उसका दुख झलकता है। एक चाय बेच रही है, 7 गोल्ड मेडल लिए हैं उसने, और ऐसे बच्चे को क्यों नहीं आप थोड़ी सी सपोर्ट करके उसको, अब ठीक है, अब उसका एज है, उसका टाइम नहीं है, कम से कम वो कोचिंग अच्छी दे सकती है, वो बहुत अच्छे प्लेयर तैयार कर सकती है। क्या फर्क पड़ता है, एक उसको 20-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार महीने की उसको एक सैलरी बांध दी जाए और उसको एक स्टेडियम या एक ऐसा वो मीन्स एक कुश्ती का एक वो दिया जाए ताकि और बच्चे तैयार करें। अब देखिए उसका बेचारी का क्या लेवल है। और अब ये जो बात आ रही है बलाली बहनों की, हम इस पे चर्चा करेंगे। ये कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने नाम रोशन किया देश का। ये आज जो ये कह रही कि हमें अर्जुन अवार्ड के पैसे नहीं मिले, हमें ये पैसे नहीं मिले, ये फंड्स नहीं मिले, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। अरे भाई, ये 1 नंबर का पैसा है, चेक दिया होगा, प्रूफ होगा। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने उठ के कह दिया जी हमें पैसे नहीं मिले। अगर मिले हैं तो वो प्रूफ होगा, इनके पास प्रूफ होगा, चेक दिया, पेमेंट दिया, कैश दिया, कैसे दिया। ये तो ऐसा तो है नहीं कि उनको दे दिया गया और झूठ बोल रही है, और वो झूठ बोल रही है तो सामने दे। ये चीज है जी। अश्विनी जी, सवाल यही कि हम बदले में बहुत उम्मीद जताते हैं खिलाड़ियों से, हम एक्चुअली उनको क्या दे पा रहे हैं। और एक सवाल जो है वो बहुत लंबे अरसे से चर्चा में रहा है। लोग चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी ही खेल संघ का अध्यक्ष हो, कोई खिलाड़ी ही खेल मंत्री हो, शायद तभी वो दर्द समझ पाएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये जो इस तरह की चीजें आती है, जरूरत से ज्यादा खेलों में राजनीति घुसी हुई है, शायद इस वजह से जड़ तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं? रेणु जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, एक आज मैं ये कहता हूं, एक क्रिकेट कोच है, एक वो NIS किया हुआ है, क्वालिफाइड कोच है, एक वो स्टेडियम में कितने बच्चों को ले लेगा? 50, 60, 100 बच्चों को। 100 बच्चों से, एक बच्चे से कितनी फीस ले लेगा? 1000-1500। 1000-1500 फीस लेके वो लाख रुपए महीना अगर उसको मिलता है, तो क्या आपने देखा है कि क्रिकेट कितनी पूरे दिन की गेम है? सारा दिन वो धूप में मरेगा, अकेला इतने प्लेयर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको 5, 6, 7, 10 स्टाफ रखना पड़ेगा, एज वेल एज उसको उतनी ही मेंटेन, इतने बड़े ग्राउंड को मेंटेन, फिर वो भी चाहिए, पानी पिलाने वाला भी चाहिए और सोर्सेज चाहिए। हम लोग देखते हैं एक 10 फीट बाय 10 फीट के कमरे में या 15 फीट बाय 15 फीट के कमरे में, रूम में AC लगा के एक लेक्चरर लेक्चर देता है 1 घंटे का, और वो कितने पैसे लेता है? कभी इसके ऊपर ध्यान दिया गया है क्या? और दूसरी बात, मैं हर बार कहता हूं, बार बार ये कहूंगा कि जितनी एकेडमीज हैं, क्या इसके ऊपर कोई ऐसा बैन है? क्या ऐसे कोई सोसाइटी या कोई ऐसी
प्लानिंग की हुई है कि इनको चेक किया जाए। ये बारूद पे बैठे हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहना चाहूंगा, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो ये कोच बने हुए हैं या जो जितने स्टेडियम है या जो एकेडमीज खोल के बैठे हैं, इनके पास कोई भी चीजें नहीं है। एक फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं है। किसी बच्चे के चोट लग जाए, कोई मर जाएगा, कोई और दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल, मैं क्योंकि आज फिर अगर कोई खिलाड़ी उस जगह पर बैठा होता, शायद आप उस जगह पर होते या कोई भी खिलाड़ी जो कि पूर्व खिलाड़ी है या जो उस दर्द को समझ पाता, तो शायद ये चीजें दूर हो पाती। पर राजनीतिज्ञों का हर जगह ये दबदबा है या राजनीति घुसी हुई है। लौटेंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर। रेणु जी, आवाज पहुंच रही है? रेणु भाटिया जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी, सुन पा रही रेणु हूँ। भाटिया जी, बात खेल नीति की यहाँ पर हो रही है। हमने बहुत जोर शोर से साक्षी मलिक का तब स्वागत किया जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हमने बड़े गर्व से अपना सर ऊंचा कर लिया। लेकिन हरियाणा में आपको भी पता है कि ऐसे बहुत सारे नायाब हीरे हैं जिनको जरा सा मौका मिले, जरा सा प्रोत्साहन मिले सरकार की तरफ से, तो वो क्या कुछ कर नहीं गुजरते। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। एक वेट लिफ्टर है, 7 नेशनल अवार्ड गोल्ड जीत चुकी है और तमाम अवार्ड उसने जीते हैं, लेकिन आज वो चाय बेच रही है, चाय बेचने पर मजबूर है। उसके घुटनों में दर्द है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। दूसरा मामला, सौगाट बहनों से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, उनसे पूरा देश वाकिफ है। उनको अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से जो अवार्ड राशि होती है वो राशि नहीं मिल पाई है। फिर हम कैसे मान लें कि ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और हमारा सर ऊंचा करें और हम अच्छे खेल नीति की बात करते हैं? किस बिना पर, किस बिहाफ पर? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से खिलाड़ी ऐसी स्थिति में हैं जो जिस स्थिति में उनको नहीं होना चाहिए, परंतु ये परंपरा हम बढ़ाना नहीं चाहते। इसीलिए आप देखते हैं कि खेल नीति में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो नई नीतियां बनाई जा रही हैं, वो इसी वजह से हैं कि जो एक खिलाड़ी मेहनत करता है, जो अपने दम पे, अपने बलबूते पे भी आगे आता है, उसको भी हम कुछ ऐसी सुख सुविधाएं दें ताकि वो जीवन भर इस बात का एहसास करे और अपने पैरों पे खड़ा रहे जब तक वो खेलता है खेल में, और उसके बाद वो अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़ा रहे कि वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहा है। इसीलिए ये सारी खेल नीतियां बनी है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री खेल मंत्री जी ने भी इन पिछले दिनों में इन्हीं घोषणाओं को किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे बच्चों को अपनी मेहनत पे आगे आना पड़ता है। कई बार कई बच्चों के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए इस तरह की नीति बनी कि कुछ बच्चों को जो इस तरह से आगे आ रहे हैं उनको एक बेसिक अमाउंट दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें और उनका जो खर्चा है वो उस बेसिक अमाउंट से चले जिससे वो प्रैक्टिस करें, और उनको मैक्सिमम सुविधाएं दी जाएं, जैसे अच्छा स्टेडियम, अच्छे खेल के यंत्र, अच्छी खेल की, मतलब सब सुविधाएं खेल से संबंधित उसको दी जाए। ये सिर्फ कागजी बातें हैं रेणु भाटिया जी। प्रदेश में इतने सारे खेल स्टेडियम है, जितने भी हैं वो तमाम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। मैं यहाँ पर आप जिक्र करना चाहूंगी कि बरसात के मौसम में वो किसी तालाब में तब्दील हो जाते हैं। महज ये कह देने से कि सरकार ने खेल नीतियां बना दी है, क्या उन नीतियों को अमल में लाया जाता है? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको मीडिया ने उजागर किया, तब कहीं जाकर सरकार की नींद खुली। आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनती है रेणु भाटिया जी कि हमसे पहले सरकार की नजर उस तरफ चली जाए कि हमारे प्रदेश में ऐसे हुनर हैं जिनको तराशा जा सकता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खेल स्टेडियम्स की बहुत दुर्गति हुई पड़ी है, और कोई भी चीज जो पहले बनाई गई वो उसकी कोई लाइफ टाइम वैल्यू नहीं बनाई गई। जैसे मान लीजिए हम एक कमरा भी बनाते हैं तो मिस्त्री मजदूर हमें कह देते हैं कि इसकी जो जिंदगी है वो 20 साल है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 सालों में कहीं पर भी कोई चीज का निर्माण हुआ, या अगर कहीं पर हुआ, कोई सरकार, पुरानी सरकार या उनके लोग दावे करते हैं कि हमने किया, तो इसका मतलब उसमें इतनी मिलावट, इतना भ्रष्टाचार था कि वो जर्जर अवस्था में तुरंत हो गए। तो हम कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते। अगर हम एक खेलशाला, व्यायामशाला बना रहे हैं या एक खेल स्टेडियम बना रहे हैं तो उसकी लाइफ ऐसी हो कि उसमें एक बच्चे के साथ साथ उसकी तीसरी पीढ़ी भी उस स्टेडियम में खेले, तभी मुझे लगता है कि स्टेडियम बनाने का और पैसा खर्च करने का फायदा है। रेणु भाटिया जी, बाकी जो जीर्ण अवस्था में जो स्टेडियम है उनको सुधारने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि 30 साल पहले वो बना, उसमें अच्छी खराब या क्वालिटी थी और उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाया। ये जिम्मेदारी आपकी भी सरकार की है, वर्तमान सरकार की है कि वो कितना अच्छा काम कर पाती है और जो मृत प्राय हो चुके हैं उनको वापस जिंदा किया जाए। रेणु भाटिया जी, लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी रहेगी।
पटाखा। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पटाखा चाय। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चलिए, खिलाड़ियों से खिलवाड़ की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका जिक्र यहाँ पर करना बेहद जरूरी है, जो सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं, जो सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनमें कई गुमनाम चेहरे हैं तो कई नामी चेहरे भी शामिल हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, आवाज पहुंच रही है? कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप?
हाँ सुन रहा हूँ जी। कृष्णमूर्ति जी, खिलाड़ियों की दुर्दशा क्या है वो छिपी हुई नहीं है। अब फोगाट बहने जो हैं उन्होंने अवार्ड राशि लेने के लिए क्लेम किया है, कह रहे हैं कि अब तक हमें अवार्ड राशि नहीं मिली। एक ऐसा ये नाम है जो कि काफी जाना माना नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनकी पहचान है। जब इस तरह के खिलाड़ियों को अगर अवार्ड राशि नहीं मिल रही है, प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, सरकार नहीं सरकारों, क्योंकि 2011 से इन्हें अवार्ड राशि नहीं मिली है, क्या हम ऐसे में उम्मीद लगाए कि इस प्रदेश में खेल आगे बढ़ेगा और खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे? देखिए वो नहीं, सैकड़ों खिलाड़ी और भी हैं जिनको नेशनल चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते हैं उनको अवार्ड राशि नहीं मिली है, पिछले 2 साल से नहीं मिली है। मैं सुबह सैर करता हूं और वहां बहुत बड़ी संख्या में प्लेयर, खास तौर पे एथलीट्स, धावक, वो लोग मुझे बताते हैं कि जी हमने पार्टिसिपेट किया था 2014 में और 15 में और हमें आज तक हमें इनाम राशि नहीं मिली है। तो ये जहां तक मैं समझता हूं कि ये सरकार खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बजाय उनको निराश कर रही है। कृष्णमूर्ति जी, क्या कोई ऐसा आपको अब तक नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उसे 2011 या 2009 से भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली? 9 से तो सवाल नहीं पैदा होता। कोई ऐसा नहीं 11 से भी सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फोगाट बहनों ने कहा है, हमने उन्हें कहा है तो बताइए हमें कि 2011 से लेकर अब तक उन्हें इनामी राशि नहीं मिली। 2011 में हमने उनको ना, ये जो बहनें इनको तो हमने नौकरी दे रखी है, एक को डीएसपी, एक को इंस्पेक्टर बना रखा है, एक को अच्छी बड़ी पोस्टें दे रखी है। आपने उन्हें दिया क्या? सवाल ये कि जो मिलना चाहिए था वो मिला क्यों नहीं? आपकी भी सरकार में मिला सर। हमने पूरा दिया है, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। तो फिर और इस सरकार ने सैकड़ों अवार्ड राशि 2011 से नहीं मिली है सर, ये तो प्रूफ है उनके पास। आप बताइएगा हमें अब कौन सी नहीं मिली, हम उसको हम अपनी जेब से देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी जेब से देंगे, लेकिन हमने एक खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात खिलाड़ियों आपकी तरफ से कही गई है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कि आप कांग्रेस की तरफ से अपनी जेब से देंगे, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल खिलाड़ियों की जो दुर्दशा हो रही है उसको लेकर क्या सोचना है आपका कि आखिर खेल नीति में कहां गड़बड़ है, और क्या आपको भी लगता है कि खेलों को राजनीति से मुक्त करना चाहिए कृष्णमूर्ति जी? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। अश्विनी जी, आखिरी कमेंट आपसे इस कार्यक्रम में लेना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं? हालांकि उन तमाम सवालों से बचते नजर आए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, लेकिन जाते जाते बहुत बड़ी बात किया गया, शायद उसमें फंस भी जाए वो, कैसे देख रहे हैं आप? रेणु कैलाश जी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ चिल्ला के कह के ये है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं हो रहा, ना होने की उम्मीदें हो रही हैं। थोड़ा बहुत अब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, ये जरूर करेगी जिस हिसाब से जो एक नई नीति बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब अभी कह रहे थे जी उनको पैसा मिल गया है या हमने नौकरी दे दी। अरे भाई, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। आपने स्टेडियम तक नहीं तैयार करके दिए, आपने कोई ऐसा, मैं आप इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने इंडोर स्टेडियम है, कितने आउटडोर स्टेडियम है पूरे हरियाणा में? आप अगर 2 प्लेयर मेडल लेके आए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा 130 करोड़, इतनी बड़ी पब्लिक है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है और लोगों में काबिलियत है। तारीफ करना चाहूंगा दीपा की, जो बिना किसी उसके इस लेवल तक पहुंची है। हमारे में खासियत की बहुत है, लेकिन सिर्फ जरूरत है इसको सुधारने की। लेकिन राजनीति इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ सरकार की सबसे बड़ी है ऐसे हुनर को तराशने की, उन्हें आर्थिक मदद की, उन्हें प्रोत्साहन देने की, ताकि हरियाणा कम से कम खेलों में आगे बढ़ सके। क्योंकि न सिर्फ अगर हम इस प्रदेश की बात करते हैं बल्कि पूरे देश की बात करते हैं, हम ओलंपिक में एक मेडल के लिए तरस गए। शायद यही कुछ लूप होल्स रहे जिसकी वजह से खिलाड़ी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा उनको करना था, और इससे सीख भी लेने की जरूरत है और सबक भी। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।